तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में जो लिगेंड होता है वो CO होता है और मेटल की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होगा, या मैं ऐसे कह दूं इसको कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होगा, यानी कि इसका डिवाइडेशन कैसे होगा, इसको किस प्रकार से मेटल कार्बोनिल कंपाउंड को बांटा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, सबसे पहले इसको बांटा गया एक नाभिकीय। इसमें क्या बांटा गया है, एक नाभिकीय। एक नाभिकीय का अर्थ है कि जब मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में केवल एक मेटल हो, जब मेटल हो उसकी जो नंबरिंग है, मेटल की जो संख्या है वो क्या है, 1 है, एक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर MCO की है वो N है, धातु के साथ CO की संख्या है वो के आधार पर इसको हो सकता है कि CO की संख्या, जैसे अपने को एग्जांपल दें, जैसे मान लो निकल के साथ जब CO जुड़ती हैं तो वो संख्या में 4 जुड़ते हैं, और Fe के साथ CO है वो संख्या में 5 जुड़ते हैं, क्रोमियम के साथ CO है वो संख्या में 6 जुड़ते हैं। इस प्रकार से 4 वाला भी हो सकता है। तो ये आपको पता है कि ये कैसा होता है, वाष्पशील कंपाउंड होता है, वाष्पशील होता है ये। वाष्पशील होने के कारण इस निकल धातु के शुद्धिकरण की मोल्ड विधि होती है, एक मोल्ड विधि द्वारा निकल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। मोल्ड विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले निकल की क्रिया CO के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, NiCO4। तो NiCO4 होता है, ये कैसा होता है, वाष्पशील होता है, तो ये वाष्प में बदल जाएगा निकल धातु के साथ है। और अशुद्धियां होती है वो वाष्पशील नहीं होती है, तो इस वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको ज्यादा गर्म करते हैं तो निकल अलग हो जाता है और CO अलग हो जाता है। इस विधि को मोल्ड की विधि आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी। FeCO5 और CrCO6, VCO6, इस प्रकार के बहुत से कंपाउंड होते हैं जिसमें धातु संख्या में एक है, और जब धातु संख्या में एक होती है तो इसको कहा जाता है एक नाभिकीय। इसे क्या नाम दिया जाता है, एक नाभिकीय। तो ये एक नाभिकीय हो गया मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो द्विनाभिकीय में क्या होगा, जब यानी कि जब धातुओं की संख्या क्या हो जाए, 2 हो जाए, तब इसको क्या कह देंगे, द्विनाभिकीय। यहां पर धातुओं की संख्या 1 थी तो एक नाभिकीय था, यहां पर धातुओं की संख्या 2 हो जाए, यानी कि अब की बार 2 धातु है, CO है वो संख्या में हो सकते हैं कि ज्यादा हो। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर मैग्नीज है वो संख्या में 2 है, इसके साथ CO10 जुड़े होते हैं। तो और जैसे मान लो Fe है, Fe2 है, इसके साथ CO है वो 9 जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो क्या है, जब धातुओं की संख्या 2 हो तो इसे क्या कहेंगे, द्विनाभिकीय। द्विनाभिकीय मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा द्विनाभिकीय मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। यदि ऐसा हो जाए कि धातुओं की संख्या 3 हो तो इसको क्या नाम दे देंगे, फिर त्रिनाभिकीय। धातुओं की संख्या 3 हो जाए तो इसको क्या कह देंगे, त्रिनाभिकीय। यहाँ पर 2 थी, द्विनाभिकीय था,
3 हो जाए तो क्या हो जाएगी, त्रिनाभिकीय, यानी कि संख्या में धातु 3 हो गए। इसके कोई एग्जाम्पल के तौर पर अपने बता दें कि त्रिनाभिकीय एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ओस्मियम है, ओस्मियम संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और इसके साथ CO आपको पता होगा कि इसके साथ कितने जुड़े होते हैं, 12 CO जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से Fe भी संख्या में 3 होते हैं तो भी इसके साथ है 12 CO जुड़े होते हैं। तो ये कैसे हो गए, धातु 3 है संख्या में तो त्रिनाभिकीय, धातु 1 है तो 1 नाभिकीय, धातु 2 है तो 2 नाभिकीय, और बहुत से जैसे 4 5 और भी जुड़े हो धातु तो उसको नाम दे दिया जाता है फिर बहुनाभिकीय। बहुनाभिकीय, बहुनाभिकीय किसी कहेंगे जब धातु की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे मान लो 3 हो 4 हो तो फिर एक टर्म सीधा ही दे देते हैं कि बहुनाभिकीय। जैसे मान लो CO4 है, ये तो कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ध्यान देना। CO4 के साथ CO होते हैं वो 12 होते हैं, CO4 के साथ CO4, ये कोबाल्ट 4 है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल है वो कितने हैं, 12 है। इसी प्रकार से यदि 5 भी हो सकते हैं, 6 वाले भी कंपाउंड ज्ञात हैं, तो ये आप आगे क्लस्टर कंपाउंड होते हैं, क्लस्टर कंपाउंड में आप इसका अध्ययन करेंगे। तो धातु कार्बोनिल यौगिकों का सिंथेसिस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली विधि है कि धातु व कार्बोनिल यौगिक जो मेटल है, मेटल व कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से है, मेटल व कार्बोनिल के सीधे सहयोग से, इनका दोनों का सीधा ही सहयोग करवा दो, सीधे सहयोग से, मेटल व कार्बोनिल कंपाउंड के सीधे सहयोग से। तो मेटल कहा जाता है निकल को, कोई भी एग्जांपल ले लें निकल, और इसकी क्रिया कराई, मेटल धातु को कहा जाता है, कोई भी धातु ले लिया आपने, निकल धातु ले लिया, इसकी क्रिया किसके साथ कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल ले लिए हैं और इसकी क्रिया कराई है, तो क्या बन गया है, NiCO4 बन गया है, और ये इस प्रकार से कोई संकुल कंपाउंड बन गया है। ये कोई ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड तो है ही है, साथ में ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड भी है, क्योंकि इसमें मेटल है और कार्बोनिल है, तो ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये घटना है वो सामान्य ताप पर ही हो जाती है, सामान्य ताप और सामान्य दाब पर भी हो जाती है। और सामान्य ताप आप जानते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन, और सामान्य जो दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब देखो इस प्रकार से आप सीधा ही सहयोग कराकर बना सकते हैं धातु कार्बोनिल यौगिक। दूसरी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, दूसरी विधि को कहा जाता है जोब की विधि। ये कौन सी विधि आ गई भी, जोब की विधि। तो बहुत ही अच्छा नाम कि जोब की विधि क्या है। जोब की विधि में क्या किया जाता है, जोब की विधि में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की सहायता से ही मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रिग्नार अभिक्रमक। और आप छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हो। इस विधि में क्या किया जाता है, जोब की विधि में क्या किया जाता है, आपको करना है ग्रिग्नार अभिक्रमक है, जो ग्रिग्नार एजेंट है, ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया आपको करवानी होगी। जो ग्रिग्नार अभिक्रमक है उसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड या अपने ऐसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल के साथ करवानी होगी। इसके साथ साथ आपको करवाना होगा इसकी क्रिया कोई धातु कार्बोनिल के साथ करवानी होगी। सॉरी, ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया किसके साथ कराई आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई। और कोई धातु का कोई हेलाइड ले लो, हेलाइड का मतलब जैसे MlCl3 ले लिया है, तो यहां पर क्या बन जाएगा,
एम धातु धातु आ जाएगा और धातु के साथ क्या जुड़ जाएगा, मान लो ये कार्बोनिल है वो संख्या में मान लो 6 जुड़ रही है, 6 जुड़ जाएंगे और साथ में क्या बनेगा, और साथ में जो भी बन रहा है उसको क्या कह दो आप, साइड प्रोडक्ट है। ये साइड प्रोडक्ट को याद रखने की जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो आप सीधा लिख देना साइड प्रोडक्ट। जैसे गिरनार बेकर्मक के रूप में आपने ले लिया, मान लो आर एम जी एक्स ले लिया, गिरनार सबसे अच्छा गिरनार बेकर्मक आर एम जी एक्स है। इसकी क्रिया किसके साथ कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जुड़ने वाले बनते हैं 6, जुड़ते हैं 6 जोड़ दो, और इसकी क्रिया किसके साथ कराई है, मान लो क्रोमियम का कोई ले लिया, क्रोमियम Cr3 ले लिया, तो फिर क्या होगा, CrCO6 बन जाएगा, और ये बन चुका है CrCO6, और इसके साथ और क्या बनेगा, जो भी बनेगा उसको क्या कह देंगे, साइड प्रोडक्ट बने हैं। और इस विधि को क्या कहा जाता है, जोब की विधि कहा जाता है। और भी जैसे कोई और एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं क्या, हाँ कार ले ली, Cr, कार के बाद में क्या आती है, मोटर आती है, कार मोटर वाली, ये याद किया ना आपने, कार मोटर वाली। Cl3 इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी लगा दो, बाकी इधर वाले में कोई चेंजिंग है नहीं, वैसा का वैसा लिख सकते हो आप कि R MgX, और ये भी क्या है, R MgX की क्रिया किसके साथ हुई, 6 CO के साथ हो गई है, यहाँ पर 6 CO के साथ हो गई है, और इसके साथ ये कार मोटर वाली आ गई, और यहाँ पर कार तो आ चुकी है, यहाँ पर मोटर आ जाएगी और वाली आ जाएगी, और मोटर वाली के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CO6 जुड़े हुए हैं, और CO6 जुड़े हुए हैं, और क्या है, क्या बना है, और साथ में और जो भी बना है उसको क्या कहा है, अपने साइड प्रोडक्ट कहा है। कितना याद रखेंगे अपने, क्या साथ में बढ़ता है, अपने को जो चीज चाहिए वो बढ़ गई, अपने को मेटल कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए थे, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बढ़ गई है। तो एक जैसे ही है, गिरनार बेकर्मक आरएमजी जानते हो आप, CO जोड़ने हैं, धातु बस एक ही चीज याद रखनी है, धातु का क्या लेना है, लाइड लेना है, तो जो बनाना है उसको बना दो, बाकी बचा है उसको साइड प्रोडक्ट कह दो। इस विधि को क्या कहा जाता है, जोब की विधि कहा जाता है। तो जोब की विधि द्वारा मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनाना अब हो गया है आसान।